बैक इन आवर चैनल कॉमर्स स्मैश में आपका स्वागत है। सबसे पहले फिर मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेके हुए ये बताना चाहूँगा कि हमने शेयर कैपिटल जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है उसकी कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज एंड विद कॉन्सेप्ट हमने दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं कॉमर्स स्मैश पर। अब हम जो लेके आए हैं वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का। इस वीडियो में हम क्या कराने वाले हैं, पार्टनरशिप का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं जो कि आपके टर्म 1 में जो आएगा। तो चलिए उससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला चैप्टर है इस पार्टनरशिप में फंडामेंटल, जिसे हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे मीनिंग क्या होता है, फीचर्स, पार्टनरशिप के राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 पढ़नी है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है इस पर हम चल रहे हैं। एज पर सेक्शन डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं पहले। एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप होता क्या है, एक रिलेशन होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन के बीच में, 2 और मोर पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशन होता है, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। वो रिलेशन किसके लिए होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। वो रिलेशन जो दोनों में जो रिलेशन है, वो जो कोई मिलकर जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए, प्रॉफिट मेकिंग वर्क होना चाहिए, वो प्रॉफिट के लिए कोई काम कर रहे होने चाहिए। नेक्स्ट बिजनेस कैरिड बाय ऑल, चाहे तो बिजनेस सभी पार्टनर मिलकर चला रहे हों, चाहे एनी ऑफ देम, चाहे कोई एक पार्टनर बिजनेस को रन कर रहा है, लेकिन अगर एक पार्टनर भी कोई काम करेगा तो वो सभी पार्टनर के लिए कंसीडर किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन होगी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है 2 और मोर पर्सन के बीच का, जो दोनों व्यक्ति, जो 2 पर्सन है या 2 से अधिक व्यक्ति जो मिले हैं हमें, 2 और मोर पर्सन, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए मिले हुए हैं, उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखिए, 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 और मोर पर्सन। देखिए अगर आपसे बोला जाए पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2, और मैक्सिमम अगर बोला जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 50। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्रीमेंट, हाँ बिल्कुल, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, और एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है। तो ओरल एग्रीमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट है तो रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट है तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ध्यान से। नेक्स्ट एक्चुअलिटी ऑफ बिजनेस, देखिए बिजनेस क्या है, प्रेजेंट होना चाहिए, एक्चुअल में बिजनेस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपका है नहीं और आपने पार्टनरशिप क्रिएट कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअलिटी होना चाहिए, और बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप क्रिएट कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो प्रॉफिट मोटिव उसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस में जो पार्टनर हैं, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन दी पार्टनर्स। नेक्स्ट फीचर्स क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे बिजनेस सभी पार्टनर मिलकर चलाएं या एनी ऑफ देम, चाहे उनमें से कोई एक चलाएं, लेकिन एक का काम भी वो सभी के लिए कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। तो ये आपके हमने पढ़े फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर एक बार फटाफट से, 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस एक्चुअल में होना चाहिए, वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे। नेक्स्ट बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये आपके थे फीचर्स। नेक्स्ट हम आते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपलसरी। आपसे बोला जाए जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमें कराना पड़ता है, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन क्या उसका कोई ड्रॉबैक हो सकता है? बिल्कुल, एक ड्रॉबैक होता है क्या, कि अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा है उसका, तो वो किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? केस नहीं कर सकती, ये उसका एक ड्रॉबैक होता है। बट बेसिकली रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है राइट, क्या क्या होते हैं पार्टनर्स के पास, क्या क्या राइट्स होते हैं, ये आपको पढ़ने। राइट्स क्या क्या हैं, वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट राइट टू इन्फॉर्म, उसे सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को भी शेयर कर सकता है, उसके पास ये भी राइट होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ड्यूटीज क्या क्या होती हैं पार्टनर्स की,
मैं स्पीड से थोड़ा सा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम होता है, आपके कम टाइम में और आउटपुट अच्छा जाए। नेक्स्ट क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी को यूज करे, ऑफिस जो है वो प्रॉपर तरीके से यूज करे, ऑफिस यूज के लिए करे, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑफिस यूज के लिए यूज करे, अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं करे। नेक्स्ट उसकी ड्यूटीज क्या है, टू डिवोट द टाइम, वो प्रॉपर तरीके से टाइम डिवोट करना चाहिए अटेंशन के साथ बिजनेस में। नेक्स्ट है उसे एक्सेस प्रॉफिट वो डिमांड नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूटीज़ हैं, तो इस तरीके से आपको समझ में आना है। तो हमने राइट, ड्यूटीज, फीचर्स सब पढ़ लिया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आपको मैंने अभी बताया कि जो रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। रिटन एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन ये बताओ क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? आप बोलेंगे नहीं, पार्टनरशिप डीड आपकी कोई भी मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है एग्रीमेंट रिटन में ही हो, आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी एज पर दी लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मैंडेटरी नहीं होती। नेक्स्ट क्या आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप डीड में इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, क्या होती है, साइलेंट होती है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो क्या होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखा भी है। तो क्या होता है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। एक्ट कौन सा है, 1932 एक्ट अप्लाई हो जाता है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स का है वो क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। पहली बात, पीएसआर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आपको याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी, पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट टू बी चार्ज, पार्टनर से चार्ज भी नहीं की जाएगी। हमने फर्स्ट पढ़ा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एक्ट क्या कहता है, पीएसआर क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो प्रोवाइड टू द एनी पार्टनर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, नहीं चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, क्या कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे होगी, नहीं, कोई भी रेम्यूनरेशन हम पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, फिर इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम लोन पर, किस पर, लोन पर, पार्टनर की जो लोन प्रोवाइडेड है उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी किससे, 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाएगी, वो भी एट द रेट ऑफ 6%। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सारी बातें 5 थिंग्स हैं वो आपको याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए आगे भी है टॉपिक, तो हम आपको समझाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। लेकिन ये आ जाता है नोट नंबर 3 क्या कह रहा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कंपनी में अप्लाई होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो शेयर कैपिटल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि कंपनी से सारे रिलेटेड MCQ एंड कॉन्सेप्ट हमने उस वीडियो में कराए हैं। तो क्या कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता पार्टनरशिप में, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी पर अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होता है, कंपनी पर। सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पार्टनरशिप में, आप बोलेंगे नो, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्लाई होता है, सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए हम इसको करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, बहुत ध्यान से हमें समझना है। देखिए, अगर वर्ड आपका चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी खर्चे के सामने चार्ज है तो इसका मतलब हो गया कि वो कंपलसरी है, वो देना ही पड़ेगा, वो पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा, आइदर प्रॉफिट हो फर्म के पास चाहे नहीं हो। प्रॉफिट अगर नहीं भी है तो वो चार्ज वाला एक्सपेंस देना ही पड़ता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब मैं समझा दूं आपको कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक फर्म है, उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, अब ये प्रॉफिट किसको बटेगा, पार्टनर्स को बचेगा, पार्टनर्स को बटेगा। मान के चलो ए है, बी है, इनको बढ़ जाएगा, तो इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन करना। क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट कब बटेगा, जब प्रॉफिट होगा। एप्रोप्रिएशन जो है वो आपका कंपलसरी नहीं है कि नहीं बांटना ही बांटना, ऐसा नहीं होता। एप्रोप्रिएशन ऑप्शनल होता है, अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो वो ओनर को दे दिया जाता है, अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है
तो वो नहीं दिया जाएगा। तो क्या कुछ खर्चे एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं और कुछ खर्चे चार्ज वाले होते हैं। जो खर्चे कंपलसरी हैं वो देने ही देने हैं, कंपलसरी हैं वो देने ही हैं, तो वो कहलाएंगे चार्ज। और जो खर्चे एप्रोप्रिएशन नेचर के हैं कि वो जरूरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं दे सकते, तो वो होते हैं हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर को, तो लोन पर मैंने बताया था आपको चाहे प्रॉफिट भी नहीं होगा तो भी देना होता है एट द रेट 6%, तो ये कंपलसरी है। पार्टनरशिप डीड नहीं बोला है तब भी तो ये चार्ज होता है। ये कौन सा खर्चा है? चार्ज। रेंट भी आपका क्या कहलाएगा? चार्ज, क्योंकि पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा। मैनेजर भी एक आउटसाइडर होता है, उसको कमीशन देना ही होता है। तो ये सारे खर्चे चार्ज वाले होते हैं। और जो पार्टनर को देने हैं, जैसे इंटरेस्ट आईओसी पार्टनर को देना है या सैलरी पार्टनर को देना है, ये सब आपके जो पार्टनर को प्रोवाइड करने हैं वो होते हैं आपके एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे वो होते हैं जो कंपलसरी नहीं होते, वो प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आनी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से ये आ सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा सकता है? 6%। क्या होगा? एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट हो जाता है। चलिए, ये इसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हम रिटर्न ऑफ कहाँ करते हैं? ट्रांसफर कहाँ करते हैं? इसको करते हैं P&L में। जितने भी चार्ज वाले खर्चे होते हैं, जितने भी चार्ज वाले खर्चे होते हैं वो सारे रिटर्न ऑफ कहाँ होते हैं? P&L में। और जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे होते हैं वो रिटर्न ऑफ कहाँ होते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये फॉर्मूला दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन का, लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर लोन टेकन डिवाइड बाई 12। तो ये कुछ दे रखे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि चार्ज वाले खर्चे कौन से हैं? रेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन। इससे अलग अगर कुछ आए तो वो सब क्या है आपके? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत अच्छा टॉपिक है कि आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। देखिए बात समझिए, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है कि जो पार्टनर कुछ विड्रॉ अपने पर्सनल पर्पज के लिए अमाउंट निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो जो एक फर्म है, फर्म जो है इस ड्राइंग पर क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। किससे? पार्टनर से। पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज। तो फर्म के लिए तो ये क्या कहलाएगा? आईओडी इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनकम। तो आपको ये समझना है। और ये किससे चार्ज किया जाएगा? पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के भी कुछ तरीके हैं। कैसे? देखिए, आपको पहले समझना है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है। अगर पार्टनर ने अपने ही कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, अपने ही कैपिटल से पार्टनर ने कुछ पैसा लगाया, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और हमने उसी पैसे से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो उसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पर हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना होता है ड्राइंग अगेंस्ट, क्योंकि पार्टनर ने अपनी ही कैपिटल से पैसा विड्रॉ किया है। तो इसको ध्यान रखना है। हाँ, अगर पार्टनर फर्म के प्रॉफिट से, जो फर्म ने कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट पर तो सभी का हिस्सा है ना भाई। मान के चलो अगर फर्म ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उस पर तो सभी का शेयर है पार्टनर्स का, लेकिन एक पार्टनर ने उस प्रॉफिट में से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। हाँ, तो क्या करेगी फर्म क्या करेगी कि इस ड्राइंग पर, इस ड्राइंग अमाउंट पर क्या चार्ज होगा? आईओडी चार्ज होगा। तो आपको समझना है कि आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पर चार्ज होता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर। यह आपको समझ में आना चाहिए। अब ड्राइंग भी कितने तरीके की हो सकती है? 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है आपकी इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है? और एक होती है आपकी रेगुलर ड्राइंग। पहले हम इरेगुलर ड्राइंग को समझा देते हैं। देखिए, जिसमें टाइम और अमाउंट दोनों आपके क्या है? अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। उसको हम इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। जैसे कभी हमने 1000 रुपये ड्राइंग की, कभी हमने 2000 रुपये ड्राइंग की, कभी 1 मंथ बाद हमने ड्राइंग कर ली, कभी 2 मंथ बाद हमने ड्राइंग कर ली। तो ये हमारी क्या है? आपकी है इरेगुलर ड्राइंग। क्या है? इरेगुलर ड्राइंग। तो इस पर किस तरीके से हम आईओडी कैलकुलेट करते हैं? तो आपको 2 फॉर्मूले हैं इसके, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ध्यान से, इरेगुलर ड्राइंग के 2 मेथड हैं। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में किस तरीके से आईओडी निकालेंगे? जितना अमाउंट हमने विड्रॉ किया है, टोटल मनी विड्रॉ इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ रिमेनिंग डिवाइड बाई 2, इस तरीके से आईओडी निकलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाई
112 या 365। अगर आप मंथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/12, अगर आप डे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/365। तो इस तरीके से आपको आईओडी कैलकुलेट कर लेना है। देखिए ये क्वेश्चंस तो आएंगे, तो मैं क्या करेंगे, तो एमसीक्यू की जब हम प्रैक्टिस लेके आएंगे, जो सीरीज लेके आएंगे एमसीक्यू के लिए, तो उसमें इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो अभी के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। चलिए, फिर होता है रेगुलर ड्राइंग। क्या होता है रेगुलर ड्राइंग में, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपका अमाउंट और टाइम गैप, जो टाइम गैप है ईच ड्राइंग के बीच में, तो आपका क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उसको हम कौन सी ड्राइंग बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। तो इसमें हम आईओडी कैसे निकालते हैं, आईओडी कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी, मतलब एवरेज पीरियड, ये से टी स्टैंड फॉर एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एवरेज पीरियड भी हम कैसे निकालते हैं, ये इसका भी फॉर्मूला आपको दे रखा है एवरेज पीरियड का, कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपको हमेशा फर्स्ट ड्राइंग देखनी है और आपको लास्ट ड्राइंग देखनी है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये फॉर्मूला है एवरेज पीरियड निकालने का। अगर आपको ये फॉर्मूले से एवरेज पीरियड निकालना नहीं आता है तो हमने एक टेबल भी बना के दी है, आप उससे भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप एवरेज पीरियड आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और वहां से आप डायरेक्ट एवरेज पीरियड पुट कर सकते हो क्वेश्चंस में। तो अब इसको क्या होगा, एंट्री क्या होगी इसकी, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप एक बात समझिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर पार्टनर को कुछ पे करना है, एक फर्म होती है और एक होता है पार्टनर, हमेशा याद रखिए। अगर फर्म इसको कुछ पे करेगी तो हमेशा पार्टनर को क्या करो, क्रेडिट करो, याद रखिएगा। और अगर फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी, क्या करेगी, चार्ज, कि इससे चार्ज करना है, कुछ लेना है इससे वापस, तो पार्टनर को क्या होगा, ये होगा डेबिट। तो हमेशा याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है फर्म, किसे, पार्टनर से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या होता है, फर्म के लिए इनकम होता है, तो इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर जाएगी कहाँ, ये आप फर्म के लिए इनकम हो गई, तो ये इनकम क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में चली जाती है, किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी आईओडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। पहला क्या कह रहा है आपका, पहला कह रहा है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग, अगर आपका डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि किस डेट को हमने ड्राइंग की है, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। हम एवरेज पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो मैंने एग्जांपल दिया है, आपका आईओडी कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से। इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर, पूरी साल में, कोई डेट तो नहीं दी, डेट बिल्कुल भी नहीं दी, और डेट के अलावा ये भी नहीं बोला कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, कुछ नहीं बोला है। तो अगर आपको डेट नहीं मेंशन है तो आपको एवरेज पीरियड कितना ले लेना है, 6 मंथ ले लेना है। तो 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 1500। तो इस तरीके से आपको आईओडी कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो एवरेज पीरियड आपको ले लेना है। फिर कह रहा है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब वही केस है। आगे कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 मंथ। मान के चलो कोई अकाउंटिंग आप जो मेंटेन कर रहे थे वो सिर्फ 6 मंथ की ही अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे थे। मान के चलो 30 सितंबर से और आप 31 मार्च तक यही अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे थे, सिर्फ 6 महीने के लिए, और आपने इस पीरियड में कोई ड्राइंग की, क्या की, ड्राइंग की, तो अब आप एवरेज पीरियड क्या लेंगे, तो इस 6 मंथ का एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज 6 डिवाइड बाई 12 कितना होगा, 3 मंथ। तो एवरेज पीरियड हम क्या लेंगे, 3 मंथ लेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड होल ईयर है 12 महीने तो उसका एवरेज 6 होता है, और अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ है तो उसका एवरेज 3 मंथ होता है। तो हमेशा याद रखिए हम एवरेज पीरियड ही लेते हैं जितने आपका अकाउंटिंग पीरियड है। क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा भी है इन सच केस एवरेज पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ इज 3 मंथ। नेक्स्ट केस क्या है, ये कह रहा है फिर इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड, मतलब कोई इंटरेस्ट रेट दिया है, ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट दिया है, लेकिन विदाउट द वर्ड पर एनम नहीं लिखा है, उसके पीछे क्या नहीं लिखा है, पर एनम।
तो क्या होगा, उसमें हम फिर टाइम फैक्टर को एक्सक्लूड कर देते हैं। किसको? टाइम फैक्टर को। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? मान के चलो ये 10% है, इसके पीछे पर एनम नहीं लिखा है और आपने टोटल ड्राइंग कितनी की है? 2,50,000। तो इसमें कैसे आप किस तरीके से आईओडी कैलकुलेट करोगे? तो 2,50,000 इंटू 10%। आप देखिए यहाँ पर टाइम फैक्टर का कोई भी ध्यान नहीं किया गया, उसे एक्सक्लूड किया गया है। तो पर एनम होना बहुत जरूरी है, तभी आपका एवरेज पीरियड कंसीडर किया जाएगा। अगर रेट के पीछे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के पीछे पर एनम नहीं है तो उसमें आपका डायरेक्ट अमाउंट पर आप क्या निकाल सकते हैं? आईओडी निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका चार्ट है एवरेज पीरियड का। अब एवरेज पीरियड कैसे है? अगर आपको मंथली है, मंथली दे रखा है वो भी बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या आएगा? 6.5। अगर मिडिल की बात करें तो हमेशा याद रखना 6 आएगा, मिडिल में 6 आएगा। बिगिनिंग बोले तो 0.5 ऐड कर दो और अगर एंड ऑफ मंथ बोले तो 0.5 माइनस कर दो। बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस और एंड के लिए 0.5 माइनस, तो आपका इस तरीके से, और मिडिल हमेशा 6 रहता है तो आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। अगर क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो क्वार्टर मिडिल भी 6 रहेगा, हमेशा याद रखिए। बिगिनिंग बोले तो 1.5 प्लस कर दो 6 में तो 7.5 हो जाएगा, और अगर एंड बोले तो 1.5 माइनस कर दो और क्या आ जाएगा? 4.5। तो एटलीस्ट ये आपके एवरेज पीरियड वाले, ये क्वार्टर और मंथ वाले तो एटलीस्ट आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ऐसे नहीं निकाल पाओ तो आपको फॉर्मूला भी दिया है और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कमीशन पेड टू ए पार्टनर। देखो कमीशन के सिर्फ आपको ये रेट का ध्यान रखना है कि कमीशन किस तरीके से देना है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि कमीशन जो पार्टनर को हमें पे करना है या मैनेजर को हमें पे करना है वो कैसे देना है, किस रेट से देना है। तो अगर आपका लिखा हो कि कमीशन जो देना है वो नेट प्रॉफिट पर देना है, किस पर देना है? नेट प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये लिखा हुआ है बिफोर और आफ्टर, ये दो लाइन आफ्टर और बिफोर दोनों को ध्यान रखना है। इससे फॉर्मूले में सिर्फ चेंज रहेगा। अगर आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो क्या डिफरेंस होगा? ये तो सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 हो जाएगा। तो ये बात आपको मान के चलो, हम 10% का कमीशन पे कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट मान के चलो 1 लाख, तो 1 लाख का 10% अगर बिफोर दिया है तो ये हो जाएगा। अगर ये आफ्टर वाला केस दिया है तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई रेट कितना है? 10 प्लस 100 यानी कि 110 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कमीशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छी वीडियो हम टर्म 2 के लिए भी बनाने वाले हैं। पूरा कॉमर्स सीरीज हम लेके आ रहे हैं। सम्राट सर हैं हमारे, वो आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे और अकाउंटेंसी में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो आगे का ये है कि इसके लिए आपको क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें प्लीज़। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है ये आपको समझना है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2। एक तो आपका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, नेक्स्ट आपका होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हमेशा याद रखिएगा, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। सारे लिखे हुए हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, यहाँ से एमसीक्यू काफ़ी बनते हैं। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो 2 अकाउंट आपको बनाने होंगे। कौन कौन से? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2 अकाउंट बनाने होंगे। कौन से? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट आपको बनाने होंगे। अच्छा इसमें क्या है कि आपको एक बात याद रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हैं अंडर दी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा या तो पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा, मतलब 0, या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉजिटिव बताइए कौन सा अकाउंट है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट है जो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस शो करता है या क्रेडिट बैलेंस शो करता है या 0 बैलेंस भी आ सकता है। 0 बैलेंस शो करता है एट द टाइम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जब हमारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग
कौन सा अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है जो या तो आपका जीरो बैलेंस होगा या आपका पॉजिटिव बैलेंस होगा, आपका नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होता है अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैसे सर आप समझा सकते हो क्या? बिल्कुल समझा सकते हैं। देखो ये आपको फॉर्मेट बना हुआ है किसका, फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल मान के चलिए एक्स है, ओपनिंग में 10,000 एक्स ने लगाया, फिर एडिशनल कैपिटल लगाया उसने 10,000, तो टोटल कितना कैपिटल लगा दिया उसने, टोटल लगा दिया 20,000। अब दो चीज आपका टू आइटम्स इधर आ गए, एक तो ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल कैपिटल, फिर इसमें क्या होगा ड्राइंग। अगर कोई ड्राइंग की है एक्स ने तो मान के चलो कितनी, और वो भी ड्राइंग कौन सी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो कैपिटल कितना लगा हुआ है 20,000, तो ड्राइंग मैक्सिमम ये एक्स कितना कर सकता है 20,000 ही तो कर सकता है, क्योंकि ये कौन सी ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए अगर क्लोजिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे क्या आ सकता है, नील आ सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइड डेबिट साइड कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ड्राइंग अगर करेगा तो मैक्सिमम उतनी ही ड्राइंग कर सकता है ये जितनी की कैपिटल लगाई हुई है। ध्यान रखिए, अगर ड्राइंग इसने 10,000 किया तो इसका 10,000 का क्या बच जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस बच जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है या तो जीरो बैलेंस नील बैलेंस शो करेगा या आपका पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा, ये आपका नेगेटिव बैलेंस कभी भी शो नहीं करता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। एक और बात मैं समझा दूं, हमेशा याद रखिएगा कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड है, तो इसको मैं ले लेता हूं। अभी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा कैलकुलेट की जाती है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मान के चलो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, ये जो साइड है इधर क्या क्या आ रहा है आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसमें से अगर हम एडिशनल को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपकी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है, सिर्फ तीन आइटम ही आते हैं, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो क्या निकल आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो इसी ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या पे करते हैं, आईओसी पे करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। होता क्या है कि पार्टनर्स जो करंट अकाउंट होता है ये वो है, इसमें जो फिक्स्ड में जो आइटम आ चुके हैं, जो आइटम इसमें आ चुके हैं जैसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, उनको छोड़कर जो आइटम बचे हुए हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड हैं वो सब किस में आएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे। जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट में से अगर कोई शेयर मिलना है। फिर भी मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने आपसे बार बार बोलना है मुझे कि अगर कुछ भी हमें पार्टनर को पे करना है तो वो आपके किधर आएगा, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर पार्टनर से कुछ हमें चार्ज करना है तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, जो आपके कैपिटल में आ चुकी हैं उनको एक्सक्लूड करके जो आइटम बची हैं वो आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाती हैं। क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, या फिर देख सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो आप देख सकते हैं करंट अकाउंट में एज पर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कहाँ कहाँ आएगी, करंट अकाउंट में आएगी, वो भी किधर, क्रेडिट साइड। तो ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे कि कौन सा आइटम किधर आ रहा है। तब भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर पार्टनर को कुछ पे करना है तो वो क्रेडिट साइड, और कुछ भी चार्ज करना है तो वो डेबिट साइड, हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स के नाम से, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अगर एक ही अकाउंट बनेगा तो इसमें सारी ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में आएंगी। जैसे मैंने फिर आपको बता दूं, ओपनिंग बैलेंस जो भी बीडी था, एडिशनल कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट है तो सारे इसी में आ रहे हैं, एक ही में अकाउंट में आएंगे। हाँ, फिक्स्ड में आपके दो अकाउंट थे अलग अलग, तो ये दोनों आइटम आपके कैपिटल में जाते थे, पार्टनर कैपिटल में, और ये आइटम आपके पार्टनर्स करंट में आया करते थे। याद होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको। तो कौन सी चीज क्रेडिट साइड आ रही है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ ध्यान से, क्या क्या जो पार्टनर को हमें पे करना है, क्या क्या देना, उसका खुद का ओपनिंग बैलेंस, अगर उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी उसी का होता है, उसको देना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, शेयर एंड प्रॉफिट, ये सारा उसको देना है तो इधर आएगा। कुछ चार्ज करना है उससे तो वो इधर आएगा। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, कौन सा? फ्लैक्चुएटिंग, जिसमें आपका एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईओसी हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा अभी आपसे कि आईओसी हमेशा किस पर निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एक ही अकाउंट बनेगा। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल पहले कैसे निकालेंगे आपको याद होना चाहिए। ये आइटम को आप ऐड करो और इसको छोड़ दो, इसको माइनस कर दो, तो इसमें से ये इस साइड में से टोटल में से अगर ये एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये सारे माइनस हो जाए तो क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इससे भी आप ओपनिंग कैपिटल भी आराम से निकाल सकते हैं और उसी ओपनिंग कैपिटल पर आप क्या निकाल सकते हैं? आईओसी। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कह रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूं, फिर भी हम एक बार और डिस्क्राइब कर देंगे। आईओसी होता क्या है? देखिए, जो पार्टनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पार्टनर कैपिटल लगाते हैं, तो उस पर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से। और आपको मालूम होता है अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट अगर नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। आगे क्या कह रहा है? अगर लॉस हो गया फर्म को तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं देंगे, बिल्कुल। अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, दे सकते हैं इंटरेस्ट, तो पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हाँ, अगर आप फर्म के पास इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? जितना कि फर्म के पास प्रॉफिट है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मान के चलो फर्म है, फर्म के पास प्रॉफिट है 10,000 का और ए है और बी है, दो पार्टनर हैं। मान के चलो इसको 6,000 का प्रॉफिट देना था और इसको 8,000 का आईओसी देना था। आईओसी इनका इतना था। अब लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ आपका 10,000। आईओसी इसको 6,000, इसको 8,000। आईओसी अगर टोटल देखा जाए 14,000 है, इतना तो प्रॉफिट है नहीं। तो क्या करें? आप इनका रेशो डिसाइड कर लो, जो आईओसी है उसका रेशो ले लो। आप अगर 3 और 4 तो इस प्रॉफिट को इस रेशियो में आप बांट देंगे तो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए, तो इसी हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा दे दो, नहीं है तो नहीं दीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज ट्रीट कर रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं? चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, तो आपको देना ही होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो अगर चार्ज ट्रीट कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आईओसी कंपलसरी होता है, वो देना होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम डिवाइड बाई 12। ध्यान रखिएगा, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पता है नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड। इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन केस ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, तो क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन सच कैपिटल इज डिटरमाइंड फॉर दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉर इट रिमेन इन द बिजनेस। आईओसी इज अवेलेबल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये कह रहा है कि मान के चलो 1 अक्टूबर को आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, 1 अक्टूबर को आपने पैसा इन्वेस्ट किया 10,000। अब बताओ आईओसी कैसे निकालेंगे? भाई आप एक बात, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना पीरियड होता है? 31 मार्च तक होता है आपका 6 मंथ। तो आप 10,000 पर कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ के लिए। मान के चलो 5% था, तो 5% 6 मंथ के लिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो बहुत आसान टॉपिक है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड मैंने आपको बता चुका हूं, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल। अगर इसी को हम फ्लैक्चुएटिंग में देखें तो कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग अगे आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्लस शेयर ऑफ लॉस, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस पार्टनर सैलरी, इनको माइनस करेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी? ओपनिंग कैपिटल। चलिए, एंट्री क्या होंगी? एंट्री होंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल। ये हमारे लिए खर्चा है और ये देना किसको है? पार्ट को, इसीलिए क्रेडिट कर दिया। और लास्ट में इसको रिटर्न ऑफ करेंगे क्योंकि एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी क्लोजिंग एंट्री की बात करें, किसकी बात करें? क्लोजिंग एंट्री की बात करें तो हमेशा याद रखना जिसका जैसा नेचर है उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे आईओसी क्या है आपका? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो अगर क्लोजिंग एंट्री पूछे आईओसी की तो इसको क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। और ये कहाँ क्लोज होती हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में क्लोज होंगे और चार्ज वाले आइटम सारे P&L अकाउंट में क्लोज होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान रखिएगा हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखिए होता क्या है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाते हैं क्योंकि इस अकाउंट बना के हमें ये पता लग जाता है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है।
देन प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें पता लग जाएगा, उसके बाद ही तो उसे अप्रोप्रिएट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। अगर प्रॉफिट है तो उसको अप्रोप्रिएट कर देंगे, अगर लॉस है तो चार्ज कर लेंगे पार्टनर से। तो सबसे पहले हम P&L बनाते हैं, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब क्या होता है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है देन दीज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि आपको इक्वल बांटना है। कैसे बांटना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर रिलेटेड सैलरी, पार्टनर कमीशन, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, डिवीजन ऑफ बैलेंस प्रॉफिट। अगर कुछ इनको करने के बाद, इनको देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है, बैलेंस प्रॉफिट, तो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसकी कुछ हम जनरल एंट्री हैं। क्या क्या एंट्री हैं? सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन, फिर IOC प्रोवाइड करेंगे, तो IOC टू पार्टनर कैपिटल, फिर इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, क्लोजिंग ऑफ कर देंगे। मैंने बोला क्लोजिंग ऑफ की एंट्री क्या होती है? P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी को एंट्री पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि देखो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि अगर जो हमें पार्टनर को प्रोवाइड करना है, जो देना है, पेबल है, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा उससे। पार्टनर को अगर चार्ज करना है पार्टनर से, तो वो पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, ध्यान रखिए। और जितने भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं, जो क्लोज कहाँ होते हैं, सारे रिटर्न ऑफ कहाँ होते हैं, क्लोज कहाँ होते हैं, आप याद रखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। तो क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, P&L एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, ये सारी एंट्री हो जाएंगी। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? एक इनकम होता है फर्म के लिए। तो फर्म से इनकम होता है, किससे चार्ज करना होता है? पार्टनर से। तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसको कहाँ रिटर्न ऑफ करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। क्या क्या देख सकते हो कि ये जो है, ये फर्म के लिए इनकम है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लॉस बाद में जो हम ट्रांसफर करेंगे, ये वो वाला अमाउंट है, ये इनकम है फर्म के लिए। और ये एक्सपेंस है जो पार्टनर को पे करने हैं। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो हम बैलेंस प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को हम PCA में बांट देते हैं एज पर दी PSR, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसके हिसाब से? PSR के हिसाब से। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, ये इनकम कम है, तो लॉस होगा फर्म को। लॉस हम चार्ज करेंगे पार्टनर से एज पर दी PSR। जैसे हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, उसी हिसाब से हम लॉस को भी पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो आप डोंट वरी, टेंशन ना लें। मैं MCQ सीरीज भी लेके आ रहा हूँ इसकी, तो उसमें हम इस तरीके से सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि हमें एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। दो पार्टनर हैं A और B, जिनका रेशियो है 5:3, और सैलरी देनी है उनको A और B को 10, 15, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20 एंड 25। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 56,000। तो आप देखेंगे आप यहाँ पर कि हमने देखा A और B को कितना देना है टोटल, सैलरी देनी है, IOC देना है। टोटल A को देना है 30,000 और B को टोटल देना है 15 + 25 40। तो 30 + 40 कितना हो गया? 70। पे करना है हमें 70, लेकिन प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 56। तो उसको कैसे पे करें? क्योंकि देना ज़्यादा है, 70 देना है, 56 का प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल है जो पे करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट कर लो। हमने 3 और इसका रेशियो 4, तो हमने 56,000 का जो प्रॉफिट था इस रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:4 में। तो आ गया इसको 24,000, इसको 32,000। इसमें एक लिखा भी है, इन सच केस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:4 नॉट इन द रेशियो ऑफ 5:3। जो 5:3 क्वेश्चन में दे रखा है, हमने उसमें प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया। जो इनका पेबल अमाउंट का रेशियो है, उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्रॉफिट कम हो और पेबल ज़्यादा हो, तो हमें पेबल अमाउंट का रेशियो निकाल के उसी में प्रॉफिट को डिवाइड करना है। आप ध्यान रखेंगे।
देखिए ये जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, बेसिकली ये टॉपिक हम वैसे ऐसा सच कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको मैं क्वेश्चंस में कराना चाहूँगा। आप जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे आप वहाँ पर इसको देख पाएंगे। चलिए, तो इसका अब जो टॉपिक बचा है आपका क्या है, लास्ट टॉपिक बचा है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट या बेनिफिट गिवन टू द पार्टनर। क्या क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से हमें समझना है इस टॉपिक को, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या कह रहा है, मैं कुछ एग्जांपल देके भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कह रहा है, हाँ जी, ये कह रहा है गारंटी, अगर देखिए मान के चलो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए है, बी है और एक सी है। मान के चलो ए को गारंटी दी है, क्या दी है, ए को गारंटी दी है कि तुम्हें मिनिमम हम 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट देंगे। कितने का प्रॉफिट देंगे, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट देंगे। क्लियर। अच्छा, गारंटी किसने दी है, मान के चलो बी और सी ने गारंटी दी है। बी और सी ने गारंटी कैसे दी है, इन्होंने कहा कि अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उस डेफिशिएंसी को हम 3:2 में बियर कर लेंगे। बहुत ध्यान से समझना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या है कि अब मान के चलो जो प्रॉफिट हुआ फर्म को, प्रॉफिट ऑफ फर्म का जो प्रॉफिट है, मान के चलो इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 लाख रुपीज़ हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 लाख रुपीज़। और इनका जो रेशो है, इनका 1:3:1, इनका 1:3:1 है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, 1:3:1 इनका रेशो है, इसका 1 है, इसका 3 है और इसका 1 है। तो आप बताइए क्या होगा। देखो पहले आप क्या करेंगे कि आप ए का देखिए, ए का हम शेयर देखेंगे एज पर पीएसआर के हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए। हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 3 लाख, और पीएसआर कितना है हमारे पास, 3 लाख। पीएसआर कितना है, 1/5 के हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए, 60,000 मिलना चाहिए। लेकिन ए को गारंटी कितने की दी गई है, कि गारंटी दी गई है हमारी 1 लाख की। तो 1 लाख की गारंटी दी गई है, तो हम देखेंगे डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है, आप देखेंगे यहाँ पर 40,000 की डेफिशिएंसी है, जो कौन बियर करेंगे, बी और सी। और इन्होंने बोला है कि डेफिशिएंसी को हम किस रेशो में बियर करेंगे, 3:2 में। तो ये पूछा जाए, बताओ बी और सी कितना अमाउंट डेफिशिएंसी का यूज करेंगे, तो बी करेगा 3/5 और सी करेगा 40,000 का 2/5। तो आप ये कर सकते हैं, ये आएगा आपका 16,000 और ये आ जाएगा आपका 24,000। तो इस तरीके से आपको करना होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। फिर भी मैं आपको पढ़ के सारी चीज़ें बता देता हूँ। क्या कह रहा है, कुछ हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर पीएसआर, कि जिसको गारंटी दी है हमें वो प्रॉफिट पीएसआर के हिसाब से देखना है। तो ए को गारंटी दी गई थी 1 लाख रुपए की, तो हमने उसका पीएसआर के हिसाब से प्रॉफिट देगा तो 60,000 रुपये का आ रहा है। नेक्स्ट 60,000 का आ रहा है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, फिर हम देखेंगे मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना है। हमने देखा मिनिमम गारंटेड अमाउंट है 1 लाख का मिनिमम गारंटेड अमाउंट। नेक्स्ट है, इफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ गारंटेड पार्टनर एज पर पीएसआर कैलकुलेटेड इन द फर्म इज मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट। ये कह रहा है कि मान के चलो पीएसआर के हिसाब से प्रॉफिट कितना मिला है, पीएसआर के हिसाब से प्रॉफिट है 60,000 का। अगर ये आपको पीएसआर के हिसाब से प्रॉफिट आपको 120 निकलता, मान के चलो, मान रहे हैं हम 120 निकलता, तो क्या होता, ये होता कि पूरा की पूरा होल प्रॉफिट हम फिर पीएसआर के हिसाब से ही उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो हमें ये एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ भी अमाउंट डेफिशिएंसी का तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि पीएसआर के हिसाब से उसे कितना मिलना चाहिए 120, और गारंटी कितने की है 1 लाख की, तो हमें एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पीएसआर के हिसाब से
अमाउंट आ रहा है आपका 60 और गारंटेड कितना है आपका 1 लाख, तो कमी हो रही है, हम नहीं दे पा रहे हैं पैसा, 40,000 की डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी को कौन बियर करेंगे? जिसने गारंटी दी है। तो गारंटी किसने दी है? बी और सी ने। तो बी और सी में डेफिशिएंसी अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं क्या कह रहा है। क्या कहा है कि इसमें कह रहा है आपका, इफ द शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ गारंटेड पार्टनर एज पर PSR कैलकुलेटेड इज मोर देन द गारंटेड प्रॉफिट, अगर आपका PSR के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है, मान के चलो 1,20,000 और गारंटेड थी 1 लाख की, तो ये बात कर रहा है, देन इन सच केस, इस केस में होल अमाउंट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर PSR के हिसाब से बांट देंगे, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या, इफ गारंटेड प्रॉफिट इज मोर देन, अगर गारंटीज वाला ज्यादा प्रॉफिट है 1 लाख और PSR के हिसाब से प्रॉफिट कितना है 60,000, तो क्या होगा, ये कह रहा है इन सच केस डेफिशिएंसी अमाउंट 40,000 जो हमने निकाली थी will be calculated and these deficiency amount will be bear, कौन बियर करेंगे? जिन्होंने गारंटी दी है। किस रेशो में? डेफिशिएंसी रेशो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो PSR दिया होगा, उनके PSR में उस डेफिशिएंसी अमाउंट को बियर कर लेंगे। तो इसमें आपका क्या होता है कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को, ताकि आपको आगे जितनी भी हम वीडियो लाने वाले हैं आपको प्रॉपर तरीके से लाने वाले हैं, उनकी MCQ सीरीज भी लाने वाले हैं। तो ये कई सारे केसेस हैं, अभी आपको कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मैंने करा दिया है वही आपके लिए रेलेवेंट था। तो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब आप बोलेंगे कि ये सर ये आपके सिलेबस में है क्या टर्म 1 में? मैं कहूँगा बिल्कुल इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम ध्यान रखते हुए इसको पढ़ाना पड़ेगा। बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा फटाफट। गुडविल होती क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है फर्म की, जो कैसे अर्न होती है? हार्ड वर्क से। किसे? हार्ड वर्क। कोई भी अगर बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म हार्ड वर्क करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे कस्टमर को, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या जनरेट होगी? गुडविल जनरेट होगी। फिर क्या होगा? फीचर्स क्या हैं? फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन आ गया है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल। इसको हम फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, और ये कंप्लीट बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल को तभी मेजर कर सकते हैं जब हम पूरे की पूरे बिजनेस को सेल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था जब हम इश्यू ऑफ शेयर में हमने पढ़ा था कि अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जब बिजनेस परचेज करते थे तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट निकल के आता था। फिर क्या है? इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि एग्जैक्ट गुडविल कितने की है। ये जब गुडविल आपकी होगी तो फर्म क्या करेगी? एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। गुडविल अच्छी होगी तो सीधी सी बात है फर्म क्या करेगी? अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। नेक्स्ट होता क्या है? अब गुडविल को भी कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या? एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? जैसे नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट को परचेज किया था, जैसे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भी टेक ओवर कर लेता है तो उसकी गुडविल को भी वो टेक ओवर कर लेता है। तो उसके बदले में अगर गुडविल का भी कोई पैसा देता है, जैसे नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट को टेक ओवर किया था तो क्या किया? नोकिया ने उसकी गुडविल को भी परचेज कर लिया था साथ में, तो इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। और हमेशा याद रखिए कि परचेज गुडविल ही आपकी बुक ऑफ अकाउंट में शो होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती। जैसे जियो की खुद की एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, रिलायंस की खुद की एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, टाटा की खुद की एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। परचेज गुडविल के कुछ फीचर्स हैं। क्या? इट डिटरमाइन ओनली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। इसको हम ही रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में। ओनली परचेज गुडविल को ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। किधर? असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको मैंने बता चुका हूं, इसमें क्या ध्यान रखना है? इसको हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं इसको हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। इसको हम, ये इंटरनली जनरेटेड होती है, इसको हम इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। चलिए, तो प्लीज़ आपके लिए काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
काफ़ी टाइम तक रुककर हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप अगर इस तरीके का हमें प्यार दिखाएंगे तो हम आगे भी आपके लिए मेहनत करेंगे। और फिर एक बार बता दूं, हम टर्म 2 के लिए आपको जाना कहीं नहीं है। टर्म 2 के लिए हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उस वीडियो भी हम लाने वाले हैं आगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्या करें, क्या कौन कौन से फैक्टर हैं, ये फैक्टर से क्वेश्चन आ चुका है, सैंपल पेपर में आपका क्वेश्चन आया है कि बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट अफेक्ट करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो गुडविल भी अच्छी होगी, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो गुडविल आपकी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे वो भी गुडविल को अफेक्ट करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देंगे वो गुडविल को भी अफेक्ट करेगा, गुडविल उससे डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस भी अफेक्ट करता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं। पहला हमने देखा एफिशिएंट मैनेजमेंट, दूसरा देखा सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा देखा तो लोकेशन ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट देखा नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, क्या आपके बिजनेस की कोई मोनोपोली है, क्या आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपका अकेला बिजनेस है, तो उसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक, वही आ गया मोनोपोली, मतलब आप सिंगल सेलर हैं और बहुत सारे बायर हैं, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं मोनोपोली के केस में। तो ये सारे फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल की इवैल्यूएशन कब कब होती है, जब हम PSR चेंज करते हैं या फिर एडमिशन करते हैं, पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तब गुडविल को वैल्यूएट करते हैं हम। रिटायरमेंट होता है तब भी वैल्यूएट करते हैं हम, या अमालगमेशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आपका कह रहा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए 3 मेथड होते हैं, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। बस इतना है कि आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं जी। एवरेज के भी 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला क्या है, पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, और टोटल नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज प्रॉफिट में, तो क्या निकल आएगी, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू करेंगे, यहाँ पर इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपकी क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आप गुडविल निकाल लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है आपका कि एवरेज प्रॉफिट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। देखिए ये आपके कोई सिलेबस के पार्ट नहीं है, तो आप चिंता ना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका हम कराते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसमें क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, जो वेट हम निकाल लेते हैं डिवाइड बाय टोटल वेट, मतलब वेट इनटू प्रॉफिट करके टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। तो प्रोडक्ट का टोटल करके टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इनटू टोटल वेट, तो आपका निकलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या निकल आएगी, गुडविल। बस फॉर्मूले आपको याद रखने में, ऊपर से इसका चैप्टर का ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, जो डीपली नहीं आएगा, जिस तरीके से आएगा मैं आपको बता रहा हूँ बस। दिस मेथड आपको करना क्या है, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका भी आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होगा, आप ऐसे करेंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। और एवरेज में से जब हम नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल आप कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज का तो बार बार मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो ये आपकी गुडविल निकल आएगी। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुत ध्यान से हमें समझना है चीज़ों को कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। फिर कैपिटल प्लस रिजर्व, फ्री रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। बेसिकली फिर भी आपको समझा दूं 1 मिनट के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है कि जो पैसा हमने लगाया है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, आप कैसे कैसे लगा सकते हैं। एक तो अपना पैसा होगा, खुद का पैसा, या फिर हम लोन वगैरह लेके भी हम पैसा लगा सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आता है लास्ट मेथड आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या डिफरेंस होता है आपका, सिर्फ ये डिफरेंस है, इसमें हम क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट
डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर निकालें तो सुपर प्रॉफिट मेथड अगर निकालें तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो नॉर्मल उसका है, 1 मिनट के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सुपर प्रॉफिट, ये रहा आपका गुडविल के लिए कौन सा करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम फॉलो करते हैं, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें से ये जो निकला है, ये जो निकलेगा उसमें से हम नेट एसेट्स को और माइनस कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, गुडविल। लेकिन ऐसा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें नहीं करना होता है, उसमें हमें नेट एसेट्स को माइनस नहीं करना होता है। सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में ही हमें नेट एसेट्स को माइनस करना होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 4 चैप्टर है आपका। तो इसको हम लेके आ रहे हैं, ये टर्म 1 के लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो बस बहुत आसान है ये, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको बस ध्यान देना है कि होता क्या, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए, जब हम क्या होता है, जैसे ए, बी और सी 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो मान के चलो पहले इक्वल था, अब ये अपना रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, मान के चलो ये रेशियो अपना चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या हुआ, ये हो गया रिकंस्ट्रक्शन, इसे बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया है, रेशियो को रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसे बोलेंगे हम रिकंस्ट्रक्शन। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है। रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें अगर एग्रीमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या हो सकता है, आपको यहां से पढ़ना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मीनिंग ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स वन और मोर पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ अनदर पार्टनर, अदर पार्टनर, द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर इंक्रीज द शेयर ऑफ वन। ये कह रहा है कि जब रेशियो चेंज होगा, मैंने अभी एग्जांपल लिया ए, बी और सी, पहले इनका ये था, मान के चलो यही था 2, 1 और 3। अब किसी पार्टनर का हो सकता है रेशियो बढ़ा हो और किसी पार्टनर का डिक्रीज हुआ है। मान के चलो कैसे कि सर एक रूम में मान के चलो पहले इक्वल के तीनों पार्टनर रहते थे, अब मान के चलो इसी रूम में से फिर दोबारा वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो रूम का स्पेस तो यही है ना, इसमें से हो सकता है किसी का बढ़ जाए, किसी का कम हो जाए, किसी का बढ़ जाए, तो यही आपका कहलाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए, होता क्या है, हमें एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन सब का क्या ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्या ट्रीटमेंट होता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जैसे एक स्पेस है, इसमें 2 पार्टनर हैं, एक बी है और एक सी, ए है और एक बी है। अब मान के चलो बी कह रहा है भाई मुझे शेयर बढ़ाना है, तो तू थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर ले, तो जो अपना शेयर छोड़ता है किसके लिए, नए पार्टनर के लिए या गेनिंग के लिए, ये कौन हो गया, दिस इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। जो शेयर ले रहा है उसे हम बोलेंगे गेनिंग पार्टनर, और जो शेयर छोड़ रहा है उसे बोलेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन गेनिंग होता है और कौन आपका सैक्रिफाइसिंग होता है। तो जो शेयर छोड़ता है वो सैक्रिफाइसिंग और जो लेता है वो गेनिंग। तो कैसे निकालते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर आपका गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, इसको उल्टा कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ही आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक कौन सा है, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर केस आपका चेंज इन पीएसआर का है, किसका केस है, चेंज इन पीएसआर का, तो हमेशा एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखिए इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, अगर आपका चेंज इन पीएसआर का केस है, किसका केस है, चेंज इन पीएसआर में गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, किसके लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, तो एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्यों, बात समझिए, जो गेनिंग पार्टनर है, मान के चलो ए ने कुछ गेन किया है, ए ने क्या किया है, गेन, और
इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस, तो ये गुडविल का अमाउंट किसको देगा, बी को देगा, किसको देगा, बी को, क्योंकि इसका शेयर क्या हो गया है, गेन कर लिया इसने, शेयर इसका बढ़ चुका है, तो ये किसको कंपनसेट करेगा, अमाउंट गुडविल का जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उसे हम कहेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर गुडविल का क्वेश्चन में बोला है रेज्ड करो और रिटर्न ऑफ करो, तो रेज करने वाली एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको रेज्ड हम करते हैं ओल्ड रेशियो में, और जब इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको रिटर्न ऑफ हम कैसे कर देंगे, न्यू रेशियो में। सिर्फ रेशियो का डिफरेंस है और एंट्री उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है आपकी रेज्ड और रिटर्न ऑफ में। तो इस तरीके से हमें ये सीख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हमेशा याद रखिए गुडविल इज रेज्ड एज पर ओल्ड पीएसआर का, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल रेज्ड कैसे होती है, ओल्ड पीएसआर, और उससे रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं, न्यू पीएसआर में। और अगर आप जब नेट एंट्री निकालेंगे, देखिए आप नेट एंट्री निकाल के देखिए, गुडविल आपने डेबिट किया, गुडविल आपने क्रेडिट किया, तो आप क्या करेंगे, गुडविल से गुडविल कट जाएगा, आपका रह क्या जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर ये डेबिट हो रहा है, ये आपका डेबिट हो रहा है, कौन सा, न्यू पीएसआर वाला जो गेन कर रहा है। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे, नेट एंट्री निकालेंगे, तो क्या निकलेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। फिर क्या करा है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो हमेशा याद रखिएगा एग्जिस्टिंग गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं एज पर ओल्ड पीएसआर। कैसे, ओल्ड पीएसआर में हम रिटर्न ऑफ करते हैं, और ये गुडविल किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर, अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर, ये रिटर्न ऑफ होती है। अगर कोई बुक में बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर को चेंज करने के टाइम पर अगर आपको कोई गुडविल दे रखी है, क्या दे रखी है, गुडविल, तो इस गुडविल को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। When question does not prescribe the accounting treatment of existing goodwill, it means if any goodwill amount is shown in existing balance sheet, अगर बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, तो such goodwill amount is written off as per old PSR among old partner, हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल को हम रिटर्न ऑफ ना करके हम उसे कैरिड ले जा रहे हैं, अपनी बुक में कैरिड कर रहे हैं, उसको ले जाना चाहते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, किस तरीके से उसे कैलकुलेट भी करेंगे। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3, दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपना फ्यूचर में वो इक्वली रखना चाहते हैं शेयर पीएसआर को। एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बुक में है आपकी 10,000, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर दैट एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक ऑफ अकाउंट, उसको बुक ऑफ अकाउंट में कैरी करना चाह रहे हैं, और वैल्यू जो गुडविल की एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर कितनी है, 50,000। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले हमें वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है 5/8 माइनस 1/2, इतना आ जाएगा, और जब बी का हम निकालेंगे 3/8 माइनस 1/2, तो माइनस का अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गेन कर रहा है, और ए क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था। तो जो गेन कर रहे हो उसको डेबिट कर दो, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। मैंने एंट्री ऑलरेडी बता चुका हूं कि गेनिंग को डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब गुडविल हम निकालेंगे कैसे, जो वैल्यूएशन थी गुडविल, इसको इसमें से जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको माइनस कर दो, और इसका 1/8 शेयर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/8 शेयर निकाल दो, कितना आ जाएगा 5,000, तो 5,000 से ये एंट्री आपकी हो जाएगी। फिर भी मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने भी मैं एमसीक्यू इससे रिलेटेड लेके आ रहा हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप उन पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताना है टर्म 1 के लिए। अगर मैं लेंदी अगर इसको कॉन्सेप्ट भी बताऊं तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ ये रिविजन वीडियो है, हम एमसीक्यू में पूरी कोशिश करेंगे कि हर टाइप का क्वेश्चन हम प्रोवाइड करें आपको। चलिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, जो हम उसे फिक्टिशियस असेट्स भी बोलते हैं। क्या होता है, अगर चेंज इन पीएसआर के टाइम पर कोई इस तरीके का खर्चा दे रखा है तो इसको भी हमें रिटर्न ऑफ करना होता है, जिसे चार्ज करना होता है पार्टनर से। एंट्री हो जाती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको भी रिटर्न ऑफ करते हैं कैसे, ओल्ड पीएसआर के हिसाब से। कैसे, ओल्ड पीएसआर के हिसाब से। याद रखिएगा हमेशा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। और डेबिट किसको कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट को टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट, ये हम उसमें पढ़ाने वाले हैं, किसमें, आपको पढ़ाएंगे हम एडमिशन में।
तो नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन का है, उसमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा रिवैल्यूएशन वाला। चलिए नेक्स्ट क्या करा है, अगर आपको व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, अगर बुक ऑफ अकाउंट में आपको मार्केट वैल्यू नहीं दी है, ये रिवैल्यूएशन का ही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ठीक है, रिवैल्यूएशन का ही पॉइंट है, रिवैल्यूएशन का। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आ चुका है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो कि लास्ट चैप्टर है इस टर्म 1 का। तो इसको भी फटाफट हम रिवाइज करा देते हैं। देखिए मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ली हैं, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी मैं नहीं करना चाहता जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि एग्जाम टाइम है, कोई भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एडमिशन में क्या होता है कि पार्टनर का एडमिशन होता है, और एक्ट कौन सा है आपका 1932। तो ध्यान रखिएगा, जो एग्जिस्टिंग जो अगर एडमिशन होता है पार्टनर का, अगर नया पार्टनर कोई आ रहा है तो पुराना पार्टनर, पुराना जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और नया एग्रीमेंट एक एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, नया पार्टनर, एक चीज़ ये पढ़नी है कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर एडमिट तो हो सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ये लाइन हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी पार्टनर से फॉर्म में पार्टनर बनेगा, क्या वो ऐसे ही बन सकता है एक पार्टनर की सहमति से भी? नहीं, तभी पार्टनर की सहमति से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब हम एडमिशन करेंगे तो कुछ हमें एडजस्टमेंट भी करने होते हैं एडमिशन के टाइम पर। क्या क्या, न्यू रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, ये सारे हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये जो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हैं, ये आपको MCQ वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको मिलेगी। मैं प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के स्टार्टिंग में ही मैं वो करा दूंगा, और इसमें मैं आपको वो नहीं करा सकता क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हाँ, कुछ चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये रेशियो वाला टॉपिक मैं MCQ वाले में कराऊंगा। हाँ, ये गुडविल का हम ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन में देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से, इसमें कई सारे केसेस हैं। अगर जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, अगर वो गुडविल लेके आ रहा है, उसको लेके आनी ही पड़ती है। अब देखिए समझिए, ए और बी दो पार्टनर हैं, सी पार्टनर आ रहा है। अब मान के चलो ए ने ही सी को क्या दिया, शेयर दिया, तो ये जो गुडविल लेके आएगा, क्या लेके आएगा, गुडविल, ये सी को तो देगा क्योंकि बी तो इसको कोई शेयर दे नहीं रहा है, कोई शेयर दे नहीं रहा है। तो ये जो गुडविल लेके आएगा ये सिर्फ उसी को देगा जो इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, जो इसको शेयर दे रहा है। तो क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आता है, ये किसको दी जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दी जाती है। किसको दी जाती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो याद रखेंगे इस बात को। क्या कह रहा है, अगर पार्टनर है गुडविल लेके आया है, नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, और उसने प्राइवेटली या आउटसाइड द बिजनेस को पूछा भी नहीं, और उसने प्राइवेट अपने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दी, तो फर्म एंट्री क्यों करेगी, पार्टनरशिप फर्म कोई एंट्री नहीं करेगी उसकी। हाँ, पार्टनरशिप फर्म एंट्री कब करेगी, जब पार्टनरशिप फर्म में उसने दी है पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म उसको दे रही है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म उसका रिकॉर्ड रखती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल को लेके और दे देता है तो उसकी पार्टनरशिप फर्म कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करती है। नेक्स्ट केस क्या है, गुडविल यानी कि प्रीमियम एंड कैपिटल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आया है और उसे बिजनेस में रख दिया है, तो क्या होगा, देखिए हमेशा याद रखें, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और हमके पास पैसा आ रहा है टू पार्टनर कैपिटल, ये आएगा कैपिटल के लिए, क्योंकि नया पार्टनर दो चीज लेके आता है हमेशा, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। तो पार्टनर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा, जो कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल आएगा आपका जो वो गुडविल लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल और कैपिटल लाने की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हो जाएगी। हाँ जी, फिर क्या होगा कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसको बटेगी, ये बटेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, दो एंट्री तो करना कंपलसरी होगा। पहले पैसा लेके आ रहा है तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड, अगर कोई नया पार्टनर काइंड में लेके आ रहा है गुडविल, तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे बढ़ती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ध्यान रखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने की वही सेम एंट्री होगी। व्हेन इनकमिंग पार्टनर को गुडविल इज बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर,
अगर विड्रॉ कर लेता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो क्या होता है, ध्यान से, मतलब गुडविल लेके आया इनका नया पार्टनर, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उन्होंने गुडविल का क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो क्या एंट्री होगी, एक और एंट्री हो जाएगी उसकी लाने की। तो वही कैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जब उन्होंने विड्रॉ कर ली तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश या बैंक, ये एंट्री हो जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान समझना है। क्या लिखा हुआ है, इन सच केस प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया है कुछ भी हमें पे करना है पार्टनर्स को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, और अगर कुछ भी हमें लेना है, चार्ज करना है पार्टनर से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के वो डेबिट साइड आता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब लानी थी 10,000 लेकिन वो लेके आ रहा है 5,000, यानी कि 5,000 वो लेके नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जितना अमाउंट वो लेके आ रहा है वो तो आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में, जितना अमाउंट लेके नहीं आ रहा है वो पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, हमेशा की तरह। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो हमेशा क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि गुडविल किसको मिलती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अगर वो कुछ भी लेके नहीं आ रहा है, अनेबल टू ब्रिंग, वो लेके नहीं आ पा रहा है, तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इनहेरेंट गुडविल होती क्या है, हिडन गुडविल भी इसे कहते हैं। मान के चलो ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है एक 1 लाख और 2 लाख, मान के चलो इनकी कैपिटल है। सी आ रहा है, सी एक नया पार्टनर है, ये आ रहा है 1/3 के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए। और ये जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 2 लाख रुपीज लेके आ रहा है। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 2 लाख रुपीज। आपसे पूछा है बताओ हिडन गुडविल बताओ, तो आप क्या करेंगे, ये जो 1/3 के लिए पार्टनर है और ये कितना लेके आ रहा है, 2 लाख लेके आ रहा है, तो आप टोटल कैपिटल निकालेंगे। टीसी मतलब टोटल कैपिटल। कैसे निकालेंगे कि ये जो पैसा लेके आ रहा है इसका शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हो जाएगा टोटल कैपिटल, 6 लाख। अब इस 6 लाख में से इसको और इसको माइनस कर दो, कितना हो जाता है 2 2 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 लाख को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख की आपकी क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ सी कितना लेके आ रहा है, तो 1 लाख का ही 1/3 कर दो, तो आपकी सी लेके आएगा कितना 33,333। तो अप्रॉक्स ये आपका हिडन गुडविल का टॉपिक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर बैलेंस शीट में आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में एंट्री हो जाती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री है ये। फिर क्या कह रहा है, अगर उसे रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं, उसे बुक में रखना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग टू सैक्रिफाइस ये चेंज इन पीएसआर में हो चुका है। फिर आपका कह रहा है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपको ध्यान से समझना है कि अगर एडमिशन के टाइम पर कोई भी रिजर्व पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, कोई भी रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो उनको हम क्या करते हैं, ये सभी रिजर्व को ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ हमें अगर कोई रिजर्व दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व वगैरह, तो उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। एंट्री हो जाती है ऑल फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका, हमेशा याद रखेंगे, हाँ ईपीएफ और ईएसआई ये आपकी लायबिलिटी होती हैं, तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कहीं इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बहुत अच्छा टॉपिक है। पहला क्या कह रहा है, इन दिस केस ऑल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ये कह रहा है अगर कोई क्लेम नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है, WCR था, WCR है मान के चलो 10,000 का, और क्लेम मतलब WCR मतलब वर्कर ने कोई क्लेम नहीं है, अगर नो क्लेम है पहला केस, तो क्या करेंगे, पूरा की पूरा WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर को। एंट्री हो जाएगी WCR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस क्या कहता है, अगर कोई क्लेम है WCR क्लेम ऑफ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लोअर, क्लेम तो है, क्लेम है मान के चलो 5,000 का, और WCR कितना है आपका 10,000 का, तो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से डेबिट होगा, ये तो 10,000 से ही होगा। क्लेम कितने का था, क्लेम है आपका 5,000, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा पार्टनर को, 5 बढ़ जाएगा, फिर 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो याद रखेंगे आप, तो WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
नेक्स्ट क्या करा है, अगर इक्वल है तो पूरा की पूरा रिजर्व यूज हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, तो बचेगा ही नहीं, तो बांटेंगे क्या, कुछ नहीं बांट पाएंगे। हाँ, फिर क्या कह रहा है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कम है, मान के चलो ये कह रहा है कि WCR जो है वो 10,000 है और क्लेम जो है आपका 15,000 है, यानी कि क्लेम ज़्यादा है तो 5,000 कम पड़ रहा है रिजर्व, तो 5,000 किससे ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है सैंपल पेपर में कि अगर आपका क्लेम एक्सेस है रिजर्व से तो किसको डेबिट करते हैं, तो आप देखेंगे किसको डेबिट करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व 10,000 का, रिवैल्यूएशन 5,000 का और क्लेम कितने का है आपका 15 का। बाद में हम रिवैल्यूएशन का जो लॉस है हम वो पार्टनर से ही चार्ज करते हैं, किससे, पार्टनर से ही चार्ज करते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, IFR का ट्रीटमेंट है। IFR का भी सेम ट्रीटमेंट होता है जैसे कि WCR का ट्रीटमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी जैसे मैं आपको समझा दूं, ये बुक वैल्यू होती है, ये क्या होती है, बुक वैल्यू, और ये होती है मार्केट वैल्यू, ये क्या होती है, मार्केट वैल्यू। मान के चलो बुक वैल्यू है 1 लाख और मार्केट वैल्यू के केस बदलते रहेंगे, और IFR आपको दिया है 10,000, कितने का, 10,000। तो कुछ केस में समझा देता हूँ। मान के चलो पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इक्वल, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू भी क्या है आपकी 1 लाख ही है, तो 1 लाख की मार्केट वैल्यू है, तो कोई कमी हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो पूरा की पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा केस क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कम है किससे, बुक वैल्यू से। मान के चलो ये 95 है, 95,000 है, मार्केट वैल्यू 95, बुक वैल्यू कितनी 1 लाख, तो आपका 5,000 का डिक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ से कंपनसेट कर लो, IFR से। तो IFR डेबिट होगा कितने से, 10,000 से। 5,000 का जो कंपनसेशन है वो इन्वेस्टमेंट में कहाँ से, इससे, और बचा जो 5,000 का रिजर्व में उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से एंट्री हो जाती है, एंट्री होगी पार्टनर IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा IFR वगैरह जितने भी रिजर्व होते हैं। ये इस तरीके से आपको IFR के ट्रीटमेंट कर लेने हैं। चलो एक ये रहा, मैंने एग्जांपल भी दिया है, इसको समझा देता हूँ कि व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे ये एग्जांपल कह रहा है कि बुक वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में 25,000 और मार्केट वैल्यू दे रखी है 15, तो कमी तो हो रही है मार्केट में कितने की, 10,000 की, लेकिन IFR कितना दे रखा है 8,000, IFR भी पूरा नहीं है, 10,000 की कमी हो रही है, IFR भी आपका 8,000 का दिया है, तो 2,000 किसको डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को, जैसे कि WCR में डेबिट कर देते हैं उसी तरीके से IFR में भी रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट 8,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000, और लास्ट में जो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है कहाँ से चार्ज कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसी तरीके से आपको इस IFR का भी ट्रीटमेंट कर लेना है। क्या होता है, ये जो फॉलोइंग आइटम है इनसे पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है, क्योंकि ये फॉलोइंग आइटम है पार्टनर से चार्ज करने होते हैं, तो इससे पार्टनर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा, तो और ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिस एक्सपेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये सारे हमें क्या करने होते हैं, क्लोज करने होते हैं, रिटर्न ऑफ करने होते हैं। क्लोजिंग ऑफ करना और रिटर्न ऑफ करना बात एक ही होती है। फिर मैं एक बार समझा दूं, क्लोजिंग ऑफ, अगर एक्सपेंस का नेचर क्या होता था, डेबिट, उनको क्लोज करेंगे तो क्या कर देंगे, इनको क्रेडिट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेबिट क्रेडिट का क्या होता है। फिर आपका रिवैल्यूएशन में आपको बता दूं, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर अगर आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री क्या होगी, असेट्स को डेबिट करो, क्योंकि असेट्स का नेचर डेबिट होता है, बढ़ रही है तो डेबिट करो, टू रिवैल्यूएशन, उसको कहाँ डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो उसका प्रॉफिट या लॉस एसेट्स को बढ़ने से फायदा होता है, वो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। अगर लायबिलिटी कम हो रही है, 50,000 देना था 40 देना है, तब भी फायदा हो गया, वो भी इधर ही आएगा। अगर लॉस हो रहा है आपको, लॉस कैसे, जैसे असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाना या लायबिलिटी बढ़ जाना, इससे आपका लॉस होता है, तो वो आपका डेबिट साइड आएगा। तो एंट्री क्या होती है, असेट्स अगर बढ़ रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि हम एंट्री भी हम आपको बता देते हैं, इंक्रीज अमाउंट इन असेट्स तो असेट्स टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज अमाउंट इन असेट्स, असेट डिक्रीज हो रही है तो असेट्स को क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन टू असेट्स, क्योंकि नेचर है उसका उल्टा हो जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है तो उसे और क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो लायबिलिटीज यहाँ पे आएगा, लायबिलिटीज अकाउंट, ये आपका यहाँ पे करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट
डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसे रिकॉर्ड कर लो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसी को भी रिकॉर्ड कर लो, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अगर आपका, मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर क्लेम ज़्यादा था तो क्लेम ज़्यादा था किससे चार्ज करते थे हम, रिवैल्यूएशन से, तो यही तो एंट्री होती थी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है, इसी तरीके से हमने IFR में भी करते थे। फिर लास्ट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल को। अगर लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री हम चार्ज कर लेंगे पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक पॉइंट मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको, आप ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं रिड्यूस बाई और रिड्यूस टू में, रिड्यूस टू में दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर रिड्यूस बाई लिखा है तो इसका मतलब कोई में कमी जो हो रही है वो 25% से हो रही है, रिड्यूस टू लिखा है तो इसका मतलब ये जो कमी हो रही है वो 75% से हो रही है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, बाई और टू में क्या डिफरेंस होता है, लिखा भी हुआ है। Difference between reduced by and reduced to, the term by means the value of assets is brought down by 25%। by का मतलब है 25% से brought down हो रही है, और टू का मतलब है कि value of assets is brought down by 75% से कमी हो रही है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में हम रिवीजन करा चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ चुकी हैं। फिर भी हम एक बार बता दें क्या क्या आइटम इधर आते हैं, जो हमें पार्टनर को देने हैं वो इधर आएंगे, और पार्टनर से जो चार्ज करने हैं वो सारे इधर आएंगे। हमेशा याद रखिए एंट्री के लिए बहुत आसान है, पार्टनर को देना है तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करो, क्या देना, जैसे IOC देना तो IOC अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जो लेना है जैसे IOD चार्ज करना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOD। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कुछ पे करना है तो क्रेडिट कर दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, और कुछ चार्ज करना है तो उसको डेबिट कर दो। तो ये आपका जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो थैंक यू, हमने फाइनली आपके लिए टर्म 1 का पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं।